हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मेरा दावा है कि आने वाली चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे की हो, पुलिस की हो, यूपीएसआई की हो, एसएससी जीडी की हो या आरआरबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, साथियों हिस्ट्री से संबंधित ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना और हो सके तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, कॉपी में इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, इंद्र द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतिदुर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बंगाल। और इस विद्रोह का प्रमुख नेता करमशाह था। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करमशाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के साथ सन 1813 ईस्वी में विद्रोह किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बताइए, वृहद्रथ, अशोक, संप्रति या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। और याद रखिएगा कि इसको उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वन की स्थापना की थी। ये स्पेशल फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाणों ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में सीधे पूछा गया है। सोने, चांदी, तांबा या फिर ये सभी। तो साथियों याद रखिएगा कि कुषाणों ने सोने के, चांदी के, तांबे के अर्थात ये सभी सिक्के चलवाए थे और इसी कारण से कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसको तो दोस्तों बिल्कुल छाप लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर आएगा। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। बताइए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कि दिसंबर 1932 को लंदन में आयोजित हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और साथियों, तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अपने खर्चे पर जाने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या फिर बृहस्पति या फिर नारद स्मृति। याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए दोस्तों, इसका क्या सही जवाब होगा? तो चलिए बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, दरियाए सिंध, सिंध या फिर नहर अल हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में सिंधु नदी को कहते हैं दरियाए सिंध, सिंध में बहने वाला दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी या फिर होम्योपैथी। साथियों, आप इसका अनुमान लगा पा रहे होंगे बिल्कुल। यदि आप आयुर्वेद सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? रोपड़, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। तो दोस्तों, आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? साथियों, इन राज्यों में बहुत ही डाउट पैदा होता है कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। और आप ये देखें, मिजोरम ये रहा इधर। साथियों, ये बिल्कुल म्यांमार की सीमा से सटकर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? बताइए दोस्तों,
सबसे प्राचीन व सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य, वायु, विष्णु या फिर भागवत पुराण? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? साथियों, कई बार पूछा गया, खासकर जो भी सेना में जो रिलीजियस टीचर लगते हैं, जो धर्म शिक्षक भर्ती होते हैं साथियों, उनकी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौवा। जो नौवा मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। और साथियों, ऋग्वेद के बारे में स्पेशल फैक्ट याद कर लेते हैं कि इस वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र शामिल हैं और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और साथ ही साथ 10,580 ऋचाएँ भी हैं। ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति कौन था? बताइए दोस्तों, बहुत ही खास, इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अबू बकर, नसीरुद्दीन खुसरो, नसीरुद्दीन महमूद या फिर मसूद शाह? तो दोस्तों, इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन खुसरो। और याद रखिएगा कि इसने गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी और गद्दी पर बैठने से पहले यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। साथियों, यह प्रश्न 2014 में 2 परीक्षाओं में पूछा गया था। तो साथियों, याद रखिएगा कि खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का यह प्रधानमंत्री था गद्दी पर बैठने से पहले। और एक युद्ध के दौरान नसीरुद्दीन खुसरो को मारकर गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, उसने तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? दोस्तों बताइए, इसका क्या सही जवाब होना चाहिए? सही जवाब तो हो जाएगा इसका कृष्णदेव राय। और तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य, ये याद रखिएगा, पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी, जिसकी गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तुलसीदास अकबर के समय के कवि थे। और साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे थे और जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास प्रश्न है। आपने शायद ही ऐसे प्रश्न कभी सुने होंगे। तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। साथियों, यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग। जो प्लेग बीमारी थी, जब वह समाप्त हुई, उसका उन्मूलन हुआ, तो उसकी याद में ही इस चार मीनार का निर्माण कराया गया था। और साथियों, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? अतीक कुतुब शाह ने। याद रखिएगा, अली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? बताइए, अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मेगास्थनीज। और इसी को सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था और इसी ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है इंडिका के बारे में। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौमासा फसल कौन सी फसल कहलाती है? बताइए दोस्तों, जो उत्तर भारत के लोग होंगे वह अवश्य इसका जवाब जरूर सही दे देंगे। जायद, रबी, खरीफ या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायद। जो जायद के फसलें होते हैं, जो भी पानी वाले फ्रूट होते हैं, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें कहलाती हैं। और ये रबी और खरीफ इन दोनों के बीच की फसल कहलाती है। तो याद रखिएगा, चौमासा की फसल कहलाती है जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? वेवेल, माउंटबेटन, लॉर्ड विंसेंट या फिर चर्चिल? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। और ख़ास फैक्ट याद रखिएगा कि दिसंबर 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, साथियों यहाँ पर गोलमेज कर लीजिएगा। जो गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी ने अपने
लंदन के प्रवास के समय जब लंदन में गए थे तो गांधी जी को इसी शख्स ने अर्धनग्न फ़कीर कहा था और उस समय यह शख्स विपक्ष में बैठा था और बाद में यही शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मिंटो? तो ये साथियों, आपको प्रश्नों में ज़रूर आनंद आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ हो सके तो कमेंट भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। साथियों, 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर यही भारत आया था और 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? बताइए, सूरत, नागपुर, मुंबई या फिर इलाहाबाद? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। और सन 1907 ईस्वी में, जो कि सूरत अधिवेशन 1907 में ही हुआ था, यह अधिवेशन संपन्न हुआ था और ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत खास था, क्योंकि कांग्रेस मतभेदों के कारण, जो भी उनके पार्टी के अंदर मतभेद चल रहे थे, उनके कारण गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया था? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर या फिर चैतन्य महाप्रभु? साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी युवावस्था में ही परम विद्वान के रूप में विख्यात हो गए थे, किंतु उन्होंने हमें केवल 8 श्लोक ही प्रदान किए, जिन्हें शिक्षा अष्टक कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? आप सभी को इसका मालूम होगा, तो बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में हमने आपको पिछले प्रश्न में चर्चा करके काफ़ी कुछ बता दिया है कि इसमें वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र शामिल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आज का प्रश्न आप सभी के लिए है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे कि जादू टोने का वेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देंगे। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में प्रश्न का जवाब देकर हमें जो भी सुझाव आप दे सकते हैं वह सुझाव जरूर दें। और साथ ही साथ जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो है सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय